Hello, future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni, and in today's video, we'll be discussing about UCEED 8-month strategy. So, guys, uh, ये बहुत ही ज़्यादा requested topic है. A lot of you were requesting on the YouTube in the comment section that, ma'am, please make a video on the UCEED strategy, exam strategy. तो guys, किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा पहला इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, आज वो हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। The first thing that we should keep in mind is the approach. We should be familiarized with the step, with the pattern of the examination, with the syllabus of the examination, and this is the right way to start your strategy. So familiarize yourself with the exam pattern. Understand the structure of the exam, including the types of question, marking scheme, and time allocation. Second is review the syllabus. गो थ्रू द ऑफिशियल सिलेबस। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट होता है कि मैम कुछ लोग कहते हैं मैम ये सिलेबस है, कुछ कहते हैं ये सिलेबस है। तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगी कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑलवेज चेक द सिलेबस पार्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूसीट। यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी। और वही गाइज, वही ट्रस्ट वर्दी सिलेबस होता है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर एंड चेकिंग फॉर द सिलेबस, always visit the official website of UC. So review the syllabus, go through the official syllabus provided by UC and understand the topic and concepts you need to cover for each section of the examination. तो सबसे पहला स्टेप जो कि हमने देखा कि हमें पहले फेमिलराइज होना पड़ेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें सिलेबस उठा के देखना पड़ेगा कि क्या चैप्टर्स आते हैं, राइट? एंड देन वी हैव टू गेट स्टार्टेड। नाउ let's first understand the part A of the UCEED examination. देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं और क्या पूछा जाता है, जो पैटर्न होता है गाइस वो क्या होता है। तो पार्ट ए में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं 14 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 14 क्वेश्चन आते हैं। फिर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको marks for correct answer you will rewarded 4, and for marks for wrong answer you will be not be getting any marks. Okay, marks for question not attempted 0, and total marks for the section is 56. Okay, now we'll see the multiple select question, that is MSQ. ठीक है, MSQ में भी 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें पार्शियल मार्किंग होती है करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, और रॉन्ग आंसर के लिए -1 होता है। ओके, मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड इज 0 एंड टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन इज 60। तो गाइस यहाँ पे लिखा है पार्शियल मार्किंग, इसको समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इसके पिछले वाला वीडियो चेक करें जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है यूसीड में, जिसमें आपको पूरी आपको एक्सप्लेन किया जाता गया है कि पार्शियल मार्किंग क्या होती है, राइट, क्वेश्चन कैसे आते हैं और एनईटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसमें डिटेल्ड आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 28 टोटल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर -0.71 एंड मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0, एंड द टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन इज 84। ठीक है, फिर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर हम एनईटी और एमएसक्यू और एमसीक्यू को मिलाएं तो होगा 57, राइट, एंड टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन इज 200। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स जो है वो डिवाइडेड होता है, और जो पार्ट ए होता है वो 2 घंटे का होता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आवर्स लिखा हुआ है। तो गाइज ये मैंने डिस्कस किया है पार्ट ए, यूसीट का पार्ट ए जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से आता है, और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली है, स्क्रीनशॉट ली है, एंड देन यू कैन सी है। नाउ we will see what are the syllabus, aptitude syllabus for UCD exam। अब चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी इन पार्ट ए, ठीक है, जिसमें कि विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप्स आप देखते हैं, हिडन फिगर एंड ब्लॉक काउंटिंग देखते हैं, ठीक है, रोटेटेड ब्लॉक्स, मैचिंग पीसेस एंड पार्ट्स, spatial analysis, understanding pattern, eye hand coordination, okay, and surface counting। ठीक है,
द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, जिसमें आप गियर एंड पुली प्रॉब्लम देख सकते हैं, टूल्स नॉलेज देख सकते हैं, बेसिक फिजिक्स कंसेप्ट, फोर्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, कपल ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है ऑब्जर्वेशन और डिजाइन सेंसिटिविटी में। इसमें आपका आता है फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस, पजल, डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस पजल, ट्रेसिंग फिगर, ट्रेसिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन, राइट। देन कम्स इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट और सोसाइटी सेक्शन में पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिजाइन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर है एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम में देखते हैं क्या पूछा था इसमें। ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, 2D फिगर्स एरिया और 3D फिगर पॉलीगॉन्स पूछा जाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी पार्ट में अगर हम देखें तो उसमें आपको ग्रास ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एनोलॉजीज, मेटाफॉर, साइंस एंड सिंबल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये सारी चीजें आपके एप्टीट्यूड में इंक्लूडेड होती हैं, ओके। आगे बढ़ते आगे है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपकी एबिलिटी चेक, ये एरिया इसलिए होता है ताकि ये चेक कर सके, ये सेक्शन चेक करता है एबिलिटी टू एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो गाइस इसमें पहली चीज जो आप देख सकते हैं वो है सीरीज, ओके। द सेकेंड इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिगर काउंटिंग, paper folding and paper cutting, image analysis, analogy, okay, mirror images and water images, pattern completion, figure metrics, okay, cubes and dices, right, classification and construction of square and triangles. अब वर्बल रीजनिंग में देखते हैं क्या पूछा जाता है। वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, आपके एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में। आगे बढ़ते आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन स्पेटियल रीजनिंग, ठीक है। इसमें होगा विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप, हिडन फिगर एंड ब्लॉक काउंटिंग, रोटेटेड ब्लॉक्स, मैचिंग पीसेस एंड पार्ट्स, ओके। series, analytical reasoning, figure counting, paper folding, and paper cutting. All these things are included. Then area and volume. अब देखते हैं एरिया और वॉल्यूम में क्या क्या पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री, ट्राइंगल, ठीक है, ज्योमेट्री एंड ट्राइंगल। लैंग्वेज, लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 1 पैसेज जो है पर वीक अगर आप तैयार करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 20 वोकैब मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर वीक पढ़ने के लिए, ठीक है। आप 20 वोकैब पर वीक तैयार करें। नाउ विल सी प्रोफ लैंग्वेज। लैंग्वेज पार्ट में क्या क्या कवर करना पड़ेगा हमें यूसीट की, जो हम स्ट्रैटेजी की बात करें उसमें। तो देखिए इसमें आपको रीडिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल होती है वो आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखना पड़ेगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड एनालॉगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड स्पेलिंग्स जैसी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग और पैरा जंबल्स जो है ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट। नाउ प्लानिंग एंड कॉन्सेप्चुलाइजिंग। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने देख लिया सिलेबस की हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। अब स्टार्ट करते हैं मंथ 1 में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए प्लानिंग एंड कॉन्सेप्चुलाइजिंग, ठीक है। पहले आप प्लानिंग करिए कि किस तरीके से कौन सी चीज को आप पहले रखेंगे, राइट। कौन सा ऐसा पार्ट होगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो पहले होगा आपका, ठीक है। और फिर उस हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार करिए। तो फैमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एंड द सेकेंड शुड बी एनालाइज पास पेपर। पहली चीज गाइस जो आपको करनी है मंथ 1 में, जो आपको करनी है वो है पहले महीने में कि आप अपने आप को
एग्जाम जो पैटर्न है उससे पूरा फेमिलराइज कर लीजिए, देख लीजिए एप्टीट्यूड में क्या आता है, ड्राइंग में क्या आता है, राइट, पैटर्न कैसे कैसे होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से जब आप अपने आप को फेमिलराइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है, फिर उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज एनालाइज पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करिए, पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आ गए थे, राइट, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, या कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिससे लगातार लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ मंथ 2 में मैं आपको बोलूंगी आप क्या कीजिए, विजुअलाइजेशन और स्पेशल रीजनिंग से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आपके पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड सरफेस काउंटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 से आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। एनालिटिक, और फिर दूसरा है आपका इमेज एनालिसिस, एनालॉगी और मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मंथ 2 में कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। नाउ एरिया एंड वॉल्यूम में ज्योमेट्री और सर्कल्स पढ़नी है, ठीक है। और लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पैसेज हर हफ्ते आप कोई भी एक पैसेज उठाइए और उसे पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली रखिए, ठीक है, कि मुझे एक इस हफ्ते में वीक 1 है तो मुझे आज ये पढ़ना है, ठीक है, वीक 2 है तो मुझे आज ये पैसेज पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल, अपना एक स्केड्यूल बना लीजिए। द सेकेंड थिंग इज वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन तो उसमें तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ सकती, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड और रिटन समवेयर कि दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टार्ट विद, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट गो विद द 20 वोकैब पर वीक। हर हफ्ते आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप 20 वोकैब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज वीक 1 है तो आपने 20 पढ़ा, कल फिर आप 20 पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, प्रेशर भी नहीं बनेगा और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बनती जाएगी, ठीक है। एंड यू विल कवर अ लॉट ऑफ वोकैब। नाउ मूविंग फर्दर, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। तो मंथ 3 में हम क्या देखेंगे, वो देखते हैं कि मंथ 3 में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, राइट, और क्या चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए, किन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो मंथ 3 में प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, जो कि है गियर एंड पुली प्रॉब्लम, ठीक है, टूल्स एंड नॉलेज, basic physics concepts like force, center of mass, gravity, couple of force and inertia, ठीक है। So these are the topic guys that you should start in month 3, okay। Now pattern, now in analytical and logical reasoning you should start with pattern completion, figure matrix and cube and dices, ठीक है। नाउ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम में आपको 2D फिगर देखना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको एरिया पैरामीटर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप एक मार्जिन बना लो अपना कि आज आप इतने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। नाउ लैंग्वेज, लैंग्वेज में अगेन आई विल सजेस्ट यू टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कीजिए। 1 पैसेज जैसे मैंने बताया था, हर पैसेज जो है वो एक हफ्ते के लिए रख लीजिए कि एक पैसेज आप एक वीक में करेंगे, ठीक है। वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 20 वोकैब पर वीक है। तो ये हो गई हमारी 3rd मंथ की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं 4th मंथ की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, 4th मंथ में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो गाइस, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, ठीक है, इससे स्टार्ट कीजिए। कैसे, फॉन्ट एनालिसिस शुड बी द फर्स्ट वन, ठीक है। देन स्पॉट द डिफरेंस, पजल जो कि है डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस पजल, ठीक है। ट्रेसिंग फिगर जिसमें ट्रेसिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है। देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या कवर करना चाहिए आपको 4th मंथ में, वो मैं दिखाती हूँ। वो आपको क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना चाहिए। तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में आप क्लासिफिकेशन पे स्टार्ट कीजिए 4th मंथ में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल एंड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आप कवर कीजिए एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में। देन एरिया एंड वॉल्यूम में क्या करना चाहिए कवर, वो देखते हैं, चलिए। तो 3D फिगर जिसमें पॉलीगॉन्स आते हैं, सरफेस एरिया आता है, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, राइट, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया टॉपिक लीजिए, फिर उसके अंदर क्या सब टॉपिक आपको पढ़ना है, राइट, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे, ओके।
देन लैंग्वेज, अब देखते हैं लैंग्वेज में क्या हमें देखना चाहिए। तो लैंग्वेज में अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 पैसेज पर वीक एंड वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन 20 vocab पर वीक। अब देखते हैं 5th मंथ जो है हमारा, उसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या सोचना चाहिए कि हम ये कंप्लीट कर लेंगे 5th मंथ में, ठीक है। तो उसमें हमें क्रिएटिविटी वाला पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें कि हमें वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगीज और मेटाफर, साइंस एंड सिंबल्स जैसी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। देन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। Then language again reading comprehension 1 passage per week and vocabulary based question 20 vocab per week. Okay. Then analytical and logical reasoning. अब देखते हैं analytical और logical reasoning में क्या देखना चाहिए। 5th month में हमें वो देखना चाहिए, हमें direction sense और sitting arrangement, ठीक है। These 2 topics should be covered in your 5th month, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर 6 मंथ, अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी कि हमें 6 मंथ में क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। तो वो है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है, जिसमें आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिजाइन, ठीक है, डिजाइन के एस्पेक्ट में। एंड एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में हमें वेन डायग्राम और पजल टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। 6 मंथ की ये स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिया और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे गाइस, तो एरिया और वॉल्यूम में आपको ज्योमेट्री में ट्राइंगल वाला एस्पेक्ट देखना चाहिए, वो कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, ठीक है, जो ऐसे कि आप चल रहे हो 1 पैसेज पर वीक, और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 vocab पर वीक। तो इस तरीके से हमने 6 मंथ की स्ट्रेटेजी देख ली है। अब आता है 7 मंथ में, ठीक है, हमें एप्टीट्यूड में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें रिवीजन करना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट है हमें देखना चाहिए कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो हमने मंथ 1 से लेकर मंथ 6 तक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें और जो टॉपिक्स लिखे हैं उसमें उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ओके। कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी रुक गई है, ठीक है, उसके लिए और उसको टेस्ट करने के लिए कि हमने कितना समझा है, कितना पढ़ा है, हमें रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो मंथ 7 आपको पूरा डेडिकेट करना चाहिए अपना रिवीजन का, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, राइट। नाउ रिवीजन, review all the topics covered so far, focus on areas where you feel less confident and strengthen your understanding, ठीक है। अब जब आप रिवीजन करेंगे गाइस, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपका वीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या उसको आपको फिर से कवर करने की जरूरत है, ठीक है। तो रिवीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, राइट। क्रिएट अ स्टडी schedule, ठीक है। डेवलप अ रियलिस्टिक स्टडी schedule that allocates sufficient time for each subject according to your strengths and weaknesses. Include regular breaks to avoid burnout, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्केड्यूल बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको मंथ 1 से लेकर मंथ 6 तक पूरी स्ट्रैटेजी समझाई कि इस मंथ में ये टॉपिक हो जाना चाहिए, इस मंथ में ये टॉपिक हो जाना चाहिए। वैसे ही आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि आज आप इतना पढ़ेंगे ही, और आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं उसमें कि इतने से इतने घंटे आप डेडिकेट करेंगे इस टॉपिक को, राइट। इतने से इतने घंटे आप रिवीजन करेंगे, इतने से इतना घंटे आप ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इज ऑलवेज नेसेसरी। Now, conceptual understanding. Focus on building a strong conceptual understanding of design principle, visual perception, drawing skills, and creativity. Use textbooks, okay, online resources, and practice exercise to reinforce your understanding. ठीक है, तो guys आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए गाइस, आप जहाँ पे भी जा रहे हो पढ़ने, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कोचिंग में जाते हो पढ़ने के लिए, तो गाइज सिर्फ उतना ही हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम बस उतना ही पढ़ें, उसके अलावा भी हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, हम क्या करें, हम ऑनलाइन रिसोर्सेस जाएं, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं रह जाएं, हम ऑनलाइन भी कुछ चीजें देख सकते हैं अपने से, ठीक है, कि हमें ये चीजें पढ़ाई गई हैं। अब इसके बियॉन्ड और चीजें क्या हो सकती है, उसको कवर करने के लिए यू कैन ऑलवेज चेक विद द ऑनलाइन रिसोर्सेज, यू कैन डू गूगल, you can go online and you can see from the website, but trusted website, okay, and you can see a lot of other questions, right.
नाउ आप देखते हैं 8 मंथ की जो है वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इट शुड बी सॉल्व पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 8 मंथ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, मॉक टेस्ट लेने चाहिए जितना ज्यादा, क्योंकि देखिए हमने स्ट्रैटेजी तो बना ली, राइट, हमने रिवीजन भी कर लिया, ओके, एंड वी गॉट टू नो फ्रॉम द रिवीजन दैट दीज आर आवर वीकनेस, राइट, ये हमारे वीक पॉइंट हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। तो मंथ 8 जो है वो टोटली डेडिकेटेड होना चाहिए आपका पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, राइट। एंड देन मॉक टेस्ट, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो मंथ 8 में सिर्फ पीवाईपी और मॉक टेस्ट दीजिए। Now mock test. Take regular mock test to stimulate exam conditions and assess your preparation level. Analyze your performance and identify areas for improvement. ठीक है, तो ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको तभी पता चलेगा गाइस जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट गाइस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार तंग करती है, राइट। हमें ये पता होता है कि कि कौन सा टॉपिक हमें आ रहा है, राइट। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं, लेकिन हमेशा बच्चों की कंप्लेन होती है कि मैम, या उनका ये इश्यू होता है कि मैम टाइम नहीं था, टाइम चला गया, ठीक है, टाइम बहुत कम मिला था। ये गाइस तभी टाइम मैनेज हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन में कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है। और बिलीव मी, आपकी स्पीड तभी तेज होगी जब आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, और चेक करोगे कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। So, practice managing your time effectively during the exam. Allocate specific time for each section and practice solving question within the allocated time frame. ठीक है? Now, practice previous year's papers. Solve previous year papers of USEED and sample papers to familiarize yourself with the exam pattern, question types, and time management. Analyze your performance to identify areas for improvement. Okay, guys? तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और देखिए कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, या कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। वहां से आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो पाएगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स जो है, जो वीक एरिया है वो कहाँ है, ठीक है, या क्या आप टाइम मैनेजमेंट में लैक कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन आपको टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ओके। नो लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो एक हफ्ता हमारा बच गया एग्जाम में, वो उसमें हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने रिवीजन कर लिया, आपने सारे पैटर्न समझ लिए, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए, आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कि आपको रिलैक्स माइंड, क्योंकि देखिए जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे, ठीक है। तो अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, instant focus on staying calm, getting enough rest, and maintaining a positive mindset. ठीक है। Quick revision. Review key concept, formulas, and strategy. Solve a few practice question to keep yourself in the exam solving mode. ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप एक पेज पे जब आप रिवाइज कर रहे होते हो या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो आप एक पेज पर जितने भी फॉर्मूला हैं वो लिख लो, ठीक है। और वो पेज रख लो अपने पास कि जब लास्ट मिनट 1 वीक बचाओ, ठीक है, और आपको फॉर्मूला देखने, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको फॉर्मूला देखने हो, तो आप उस रेफरेंस के लिए उस शीट को ले सकते हो, ठीक है, और वो सारे फॉर्मूला जो है आप रिवाइज कर सकते हो। Stay organized. Ensure you have all the necessary document and material ready for the exam day. ठीक है। तो आप जितने भी आपके मटेरियल है जो कि एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी लिखा होता है कि ये चीजें ही अलाउड है एग्जाम में ले जाना, ठीक है, उनके साथ रेडी हो जाइए, ठीक है। और ये इंश्योर कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। हमेशा डबल चेक करना डॉक्यूमेंट्स को अच्छा रहता है एग्जाम से पहले, ताकि जब आपका एग्जाम डे हो तो उस दिन कोई भी आपको उस दिन आप हैसल फ्री रहो, ठीक है। Remember, consistency and perseverance are key to success. Stay focused, maintain a disciplined study routine, and believe in your abilities. Okay? तो हमेशा जब आप एग्जाम के एक वीक जो है सारी चीजें देखना स्टार्ट कर दोगे कि आपके डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है, तो आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो एकदम फ्री माइंड से जाओगे, ठीक है।
तो गाइस यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर ली है पार्ट ए की स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं पार्ट बी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यूसीट का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, 2024 पैटर्न, जिसमें कि अब अगर आप पोर्टल पे जाओगे यूसीट की, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो क्लियरली वहां पर मेंशन आपको मिलेगा कि पार्ट बी में अब 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक ड्राइंग से रिलेटेड, स्केचिंग से रिलेटेड, और दूसरा आपका डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे 100 मार्क्स के, और आपको टाइम एलोकेट होगा 60 मिनट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका स्केचिंग होगा, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा आपका डिजाइन एप्टीट्यूड होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मतलब अब आपके पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन स्केचिंग से होगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डिजाइन एप्टीट्यूड से होगा, और आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और 50-50 टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। प्री एग्जाम अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारा पार्ट बी को अगर मैं देखूं तो उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन फेमिलराइज योरसेल्फ विद एग्जाम पैटर्न। ठीक है गाइस, हमेशा बोलूंगी कि जब भी किसी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, हमेशा ध्यान में रखो कि उसके पैटर्न से आप कितना ज्यादा फेमिलराइज हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमेशा जरूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, A to Z सिलेबस पता होना चाहिए कि पार्ट ए पार्ट बी में क्या आ रहा है, तभी आप, क्योंकि आपको उसी से पता चल पाएगा, आप फिल्टर आउट कर लोगे कि आपका ये वीक पॉइंट है या ये स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक है, understand the structure of the exam including the type of questions, marking scheme and time allocation. Okay, now review the syllabus, go through the official website. तो guys मैं हमेशा बोलूंगी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाया करिए। ठीक है, आप यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से सिलेबस लो। ठीक है, क्योंकि दैट वेबसाइट इज ओनली द ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट, राइट। कहीं और जाओगे तो हर जगह वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, जो कि सिर्फ आपकी कंफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ ड्राइंग सिलेबस फॉर यूसीट एग्जाम। तो चलिए देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। कि पहला है फाउंडेशन बिल्डअप किया जाता है, जिसमें कि शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, शेडो फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। फिर है पर्सपेक्टिव, जिसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है कवर किया जाता है, पूछा जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज एनाटॉमी, मेल और फीमेल की एनाटॉमी, और एक्शन और पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये 2 चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, सीन क्रिएशन, मेमोरी डिजाइन, कलर थ्योरी, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल, ओके, डिजाइन एप्टीट्यूड एंड डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, जिसमें कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जैसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं डिजाइन थिंकिंग से, जो यूसीड में पूछे ही जाते हैं, राइट। अब देखते हैं नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विद मंथ 2, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मंथ 1 में जैसे हमने पार्ट ए में देखा था, हमेशा मंथ 1 में अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। ठीक है, हमने सिलेबस तो देख लिया, अब आप देख लो कि ये सारी चीजें जो है वो आने वाली हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मंथ 1 पूरा समझने के लिए डेडिकेट किया करो, पूरे सिलेबस को समझने के लिए डेडिकेट किया करो कि चीजें क्या होती है, एक टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो आपका मंथ 1 पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजिंग में चला जाएगा। जो स्टार्ट करते हैं मंथ 2 से। ठीक है, तो मंथ 2 में फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग और शेडो फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसमें आप समझोगे, अंडरस्टैंड, आपको इसमें बेसिक्स समझना होता है। ठीक है, जिसके अंदर familiarize yourself with fundamental drawing concepts like line, shape, form, perspective, proportion, शेडिंग एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप जो है बेसिक, ये बेसिक होता है। ठीक है, ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइन समझना जरूरी है, फॉर्म समझना जरूरी है, उसका क्या
पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव आपको बेहद जरूरी है समझना। देन प्रैक्टिस स्केचिंग, ठीक है। तो डेडिकेट टाइम टू डेली स्केचिंग सेशंस, फोकस ऑन सिंपल ऑब्जेक्ट्स, स्टिल लाइफ अरेंजमेंट एंड बेसिक शेप टू एनहेंस योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्केचिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी एडवांस से मत स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके, जो आप आसपास अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, आप घर में देख पा रहे हो, जब आप बाहर निकलते होगे वहां देख पा रहे हो, ठीक है, नेचर में देख पा रहे हो, उनकी ड्राइंग आप जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। उनको हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस की ओर बढ़ते हैं, ओके। अब देखते हैं जो थर्ड मंथ है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ओके। तो इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। द थर्ड मंथ शुड बी डेडिकेटेड टू इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स, राइट। पर्सपेक्टिव, जिसमें हम पढ़ते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब लर्न पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्टडी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस ड्राइंग सीन्स इनकॉर्पोरेटिंग दीज पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपका जो थर्ड मंथ है उसमें आपको पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, जो पर्सपेक्टिव वाली ड्राइंग है, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है, ठीक है, इनको समझो और इनमें स्केचिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिलीव मी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नाउ जो फोर्थ मंथ है आपका उसमें आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स, जिसमें होंगी एनाटॉमी। आपको अब इसमें एनाटॉमी देखनी पड़ेगी मेल और फीमेल की, और एक्शन एंड पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, सीन क्रिएशन और मेमोरी डिजाइन। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए, ठीक है, 4 मंथ में। तो देखते हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन रफ स्केचेस एंड बेसिक आउटलाइंस, participate in brainstorming session, creative workshop and exercises to stimulate your creativity, ठीक है। तो बेसिकली हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं हम, हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है डिजाइन में, ठीक है, और फिर बोला जाता है इस पे काम करो, इस पे प्रोडक्ट बनाओ, या डिजाइन बेसिकली इज अ सोल्यूशन, राइट। वी ऑल नो कि डिजाइन प्रोवाइड अ सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें बेसिकली बोला जाता है कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो किसी सिचुएशन में, और फिर हम उसके सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस कि आप जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखो, ठीक है। आपके पास इंस्पिरेशन होना चाहिए ड्राइंग के लिए, ठीक है, कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, कैसे आइडिएट कर रहे हो, जो आइडियाज है वो कैसे डेवलप कर रहे हो, ओके। नाउ फिफ्थ मंथ में आपको देखना पड़ेगा डिजाइन एप्टीट्यूड, जिसमें कि आता है कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम सिचुएशन विद इंजेन्युइटी एंड एम्पथी, ठीक है। तो गाइज फिफ्थ मंथ में आप बेसिकली क्या करो, जो डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो आप देख पाते होगी कि मैं अपने क्लास में भी हमेशा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा क्वेश्चन दिखाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम और आपको स्टेट करना है। तो यूसीट जैसे एग्जाम में बेसिकली जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। आप अपनी लाइफ में देखते होगे, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन से, इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। और फिर उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम्स को। डिजाइन थिंकिंग कवर करना है, जिसमें है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग सिचुएशन और एनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेंशन सम प्रॉब्लम्स ट्रेवलर फेस while traveling in थर्ड क्लास कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कनेक्टिंग डॉट, ठीक है। तो गाइज डिजाइन थिंकिंग में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था यूसीट में कि जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है ट्रेन का, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपको वो प्रॉब्लम जो है वो स्टेट करनी रहती है, ठीक है। तो बेसिकली रियल लाइफ सिनेरियो, जो आप रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते हो वही प्रॉब्लम आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है, ओके। देन आपको कनेक्टिंग डॉट्स, आपका एक सब्जेक्ट से जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपको समझना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। नौ सिक्स मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चलिए ये देखते हैं। प्रैक्टिस सॉल्विंग डिजाइन एंड ड्राइंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें कि लर्न डिजाइन प्रिंसिपल एंड कलर थ्योरी, सॉल्व डिजाइन प्रॉब्लम्स, ठीक है।
Practice solving design related problems and challenges to improve your problem solving skill. जो कि मैंने बोला कि जो हम अपने रियल लाइफ सिनेरियो जो है उसमें हम देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जैसे ट्रेन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कि डस्टबिन ऐसी है उसको कैसे और अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। आजकल आप देख सकते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे आप अपनी डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करते हो। एज अ डिजाइनर ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कॉम्पोजिशन एंड डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव ड्राइंग, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग टॉपिक भी आपको कवर करने पड़ेंगे 6 मंथ में। ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए फॉर 6 मंथ। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, 7 मंथ में हमें देखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन, ठीक है, क्योंकि मैंने हम फिर बोला कि बहुत सारे मॉक होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मॉक में हम बच्चों से पूछते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आई, तो दे ऑलवेज से कि टाइम मैनेजमेंट मैम नहीं हो पाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वो हर बच्चा फेस कर रहा होता है, तो उसको कैसे हम उसका कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये देखते हैं। रेगुलरली चेक द टाइम टू एंश्योर यू आर प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। Set timer for specific task if necessary to stay on track and do revision, ठीक है। तो गाइस मैं अपनी क्लास में भी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको, एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक टाइम लिमिट बना लो। क्या करो, अपना फोन लो, ठीक है, उस पर अलार्म सेट कर लो कि इतने मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे ही 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरे दिन जब आप फिर बैठ रहे होते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो देखो कि जो पहले दिन आपने टाइम लिया था, ठीक है, क्या उसके अंदर आप कर पा रहे हो, या फिर उससे भी ज्यादा टाइम ले रहे हो, या फिर कम टाइम में कर पा रहे हो। इस तरीके से जब आप रेगुलरली अलार्म सेट करके बैठोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी स्पीड देखना डे बाय डे इंप्रूव होगी, ठीक है, एंड इट विल श्योरली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। अब देखते हैं जो 8 मंथ है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें हमें पीवाईपी और मॉक टेस्ट लेने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट बेसिकली इसलिए होता है गाइस कि वो हम खुद को जज कर पाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कितना हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, मंथ 1 में क्या थे, कहाँ पे थे हम, और अब जब मंथ 8 आ चुका है तो हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अपना इंप्रूवमेंट देखने के लिए हमेशा मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, राइट। Take regular mock tests to simulate exam condition and assess your preparation level, analyze your performance and identify areas of improvement. Guys, mock test से एक और फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि ये एरिया है जहाँ पे आपको और ज्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है, जहाँ पे आप लैग कर रहे हो और आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, मॉक टेस्ट और पीवाईपी सॉल्व करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सही से हो पाता है, ठीक है। आप अपना टाइम जो है वो देख लेते हो कि इतने क्वेश्चन पे आपने इतना डेडिकेट किया था, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम लेना है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप यूसीटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां आपको सारे पीवाईपी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हो पीवाईपी और प्रैक्टिस कर सकते हो, ये देखने के लिए, बेसिकली एक आइडिया डेवलप करने के लिए कि हर साल कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको कवर करना जरूरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, राइट। नाउ लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, ठीक है, तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, इंस्टेड फोकस ऑन स्टेइंग काम, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। तो जो लास्ट वीक होता है उसमें कोशिश क्या करो कि ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, बस ये समझो कि जितना भी आपने 8 मंथ तक 7 मंथ तक जितनी भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है, 8 मंथ में जो आपने पीवाईपी सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। एंड क्विक रिवीजन, ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए मैं बोलूंगी कि जो शीट मैंने बताई थी जिसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, वो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। देन स्टे ऑर्गेनाइज, अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें जो है वो 1 वीक पहले ही देख लो, सब ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है। रिमेंबर कंसिस्टेंसी एंड perseverance आर की टू सक्सेस, स्टे फोकस, मेंटेन डिसिप्लिन, स्टडी रूटीन एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज, ओके। So these are the things that you should keep in your mind while preparing for your examination, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो आपको बनानी ही है, आपको पढ़ना है, लेकिन आपका माइंडसेट भी रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं रहोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो यू शुड बी वेरी वेरी रिलैक्स, ठीक है, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है वो इनफ है,
ओके, सो गुड लक विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो गाइज ये सारी स्ट्रैटेजीज थी पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। और मैंने हर मंथ एक्सप्लेन किया कि मंथ 1 में क्या होना चाहिए, और उसी के साथ 8 मंथ तक मैंने बताया, ठीक है। इवन लास्ट वीक तक हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।